हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग डेली दैनिक जागरण पेपर को करेंगे, इसमें से प्रीलिम्स बूस्टर के तौर पे कि क्या क्या इसमें पीसीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और क्या क्या यूपीएससी के हिसाब से है और मेंस के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर दी जाएंगी। और आप लोग डेली, ये नहीं कि मतलब एक महीने का एक ही बार बैठ के कीजिए, डेली आप 10 मिनट देंगे ना, जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी डेली 10 मिनट आप देंगे तो भी आप एक छोटा सा नोट बना लेंगे और उसको बना करके क्या करेंगे, खाना खाते रहिए या सोने जाइए या सुबह उठिए, तो उसको देखते रहेंगे ना, तो आपका करंट्स ऐसे ही डेली तैयार होता रहेगा और फिर वो एकदम से बोझ नहीं पड़ेगा कि प्रीलिम्स नज़दीक आ गया और अभी मेरा करंट्स बिल्कुल हुआ ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी वही आपको नोट करना है और इस तरीके से आपका करंट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दी गई है कि जीत गई जिंदगी। तो अब यहाँ से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, यहाँ से हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो श्रमिक फंसे हुए थे वो किस सुरंग में फंसे हुए थे और वो सुरंग है कहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि सिलक्यारा सुरंग से 17 दिन से फंसे 8 राज्यों के 41 श्रमिक सकुशल निकाले गए। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सुरंग है कहाँ पे। इस सुरंग का नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि इसी सुरंग में ये जो 41 श्रमिक थे ये फंसे हुए थे। ये सुरंग है आपका उत्तराखंड में, आप सभी को पता है, उत्तराखंड में है। 41 श्रमिक इसमें फंसे हुए थे और 17 दिन बाद इन्हें बाहर निकाला गया है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि पीसीएस में फैक्ट ज़्यादा पूछता है और यहाँ से संभावना है आपका कि 2 स्टेटमेंट बन जाए। ठीक है, तो ये जो 17 दिन है ना, यहाँ पर कुछ और भी अंक डाल सकता है, 17 दिन या 15 दिन कर देगा, 18 दिन कर देगा। यहाँ पर 41 श्रमिक हैं, 51 कर देगा या 42 कर देगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से ये आपको याद करना है, सॉरी लिखना है, नोट डाउन करना है। फिर ये देखिए, ये वही चीज़ है कि इस सुरंग से बाहर निकाले गए, वही चीज़ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये है कहाँ पर, इसमें से कितने श्रमिक बाहर निकाले गए हैं। तो ये आपको बस ये चीज़ छोड़ देनी है, ये यहाँ पर लिख दिया गया है, तो बस इसको आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे आइए आप, ये देखिए यहाँ पर है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करेगा नासा। यहाँ पर नासा जो है वो प्रशिक्षित करेगी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को। और यहाँ पर आप देखिए कि जो भारत का लक्ष्य है कि अपना अंतरिक्ष में स्पेस बनाएगा, स्पेस स्टेशन बनाएगा, कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, उसका ये लक्ष्य है। तो लक्ष्य भी आपसे पूछ लिया जाता है, शायद इस बार बीपीएससी में भी किसी चीज़ को लेकर के पूछा गया था, टारगेट कब तक रखा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि किसके हेल्प से यहाँ पर ये अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारे स्पेस स्टेशन हैं, बहुत सारी स्पेस एजेंसियां हैं, तो किसी के माध्यम से यहाँ पर वो करके नाम डाल करके आपको भ्रमित कर देगा। तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपके फैक्ट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे कि यहाँ देखिए, काशी तमिल संगमम 17 दिसंबर से जुटेंगे कला संस्कृति से जुड़े विद्वान। तो आपको ये ध्यान रखना है कि काशी और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे सांस्कृतिक जुड़ाव को जीवित रखने के लिए केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम के नए चरण की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो काशी तमिल संगमम होने जा रहा है, इसके लिए इसका जो व्यवस्था है एक तरीके से या घोषणा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है और कौन इसका घोषणा किया है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। यहाँ पर दे देगा राज्य सरकार। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, राज्य सरकार नहीं है, यहाँ पर केंद्र सरकार है। और जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो हैं, यहाँ पर मैं कर देती हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, वो थोड़ा सा जा करके कि जो जहाँ पर तमिल संगम हुए थे
तीनों पहला दूसरा जो भी हुआ था उसे एक बार देख लेंगे, उसका लोकेशन देख लेंगे। 3 संगम हुए थे, तो 3 ही हुए थे, ठीक है। तो तीनों संगमों को आपको याद करना है कि कहाँ कहाँ पर हुआ था, और उसके बारे में 2-2 3-3 फैक्ट जो हैं वो ध्यान रखना है वहाँ से। क्योंकि मैपिंग में क्या होता है, एक तो आपको लोकेशन दिखानी पड़ती है, ये मैपिंग वालों के लिए है, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए। एक तो आपको लोकेशन बताना पड़ता है कि है कहाँ पे, दूसरी उससे संबंधित, उस जगह से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ता है, या जिस चीज़ों के बारे में आपसे पूछा है उसके बारे में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो 3 संगम की यदि मैं बात करूं, 3 संगम हुए कहाँ कहाँ पर थे, तो पहला आपका हुआ था मदुरै शहर में। मदुरै ये कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है ये, ठीक है, तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखेंगे। मदुरै में हुआ था। दूसरा हुआ था आपका कपाटपुरम में, कपाटपुरम में। और तीसरा फिर वहीं हुआ था, कहाँ, मदुरै में, मदुरै में ही हुआ था। और ये जो जब ये संगम हुए थे तो उस टाइम पे जो शासक थे, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में जो शासक थे वो थे आपके, यहाँ पर लिख देते हैं, वो थे आपके चोल, चेर और पांड्य। पांड्यों का यहाँ पर वो था, ठीक है, शासन था, पांड्यों का शासन था। तो मैपिंग वाले ये ध्यान रखेंगे। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो प्रीलिम्स में पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है और इसके तहत यह 17 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। तो एक तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है और कब तक ये चलेगा। इस बार यह पूरा आयोजन काशी के नमो घाट पर होगा। तो ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से आपसे चीज़ें पूछ ली जाएंगी। तो ये कि कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो आपको एक ही जगह इतने सारे फैक्ट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारे फैक्टों को आप अच्छे से देख लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से सीधा यहाँ आ जाइए। शिक्षा मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण संगमम के आयोजन का जिम्मा आईआईटी मद्रास और बीएचयू को सौंपा गया है। तो इस संगमम का जो आयोजन किया जाएगा वो आईआईटी मद्रास और बीएचयू के द्वारा किया जाएगा, और घोषणा जो किया गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि यदि आप जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, उसे देखने से बेटर है कि आप इसको अच्छे से जब पढ़ेंगे, खुद नोट डाउन करेंगे, तो कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। उसमें क्या होता है कि जो वो आते हैं 4 ऑप्शन वाले आते हैं, जो बनाया जाता है क्विज के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसमें क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसको रटते हैं फिर भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में जा करके कन्फ्यूज जाते हैं कि हमने वहाँ पर कौन सा आंसर लगाया था। तो बेटर है कि एक बार आप इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद से क्विज सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो इस तरीके से आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा और बहुत समय भी नहीं लगेगा। बाथरूम में बैठ के जा करके, क्योंकि आप लोग तो मोबाइल के लिए भी न जाते नहीं होंगे, तो वहाँ भी इसको खोल लीजिए क्विज को और देखते रहिए। तो पढ़ने वाले ना कहीं भी समय निकाल लेंगे और किसी भी तरीके से रिवीजन कर ही लेंगे। उसके बाद से कि नदियों के नाम पर होगा तमिलनाडु से आने वाले प्रत्येक समूह का नाम, यानी जो भी समूह इसमें आएगा उसका जो नामकरण किया जाएगा वो नदियों के नाम पर होगा। वाराणसी में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले तमिलनाडु के सभी 7 समूहों के नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। तो देखिए, अब यहाँ से इन नदियों का जो 7 समूह हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपके 7 समूहों का नाम याद रखना है कि जो 7 समूह हैं उनका ये नाम है, उनका ये नाम है, उनका ये नाम है। यहाँ से बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर ये याद रखना है कि ये जो नामकरण होगा वो नदियों के नाम पर होगा, ना कि किसी विशेष कोई वस्तु हो या कोई स्टेट हो, स्टेट में कोई कलात्मक चीज़ें हों, उनके नाम पर ये नामकरण नहीं होगा, ये नदियों के नाम पर होगा। फिर है कि संगमम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास चलाएगा अभियान। तो देखिए, यहाँ पर तो जो आयोजन हो रहा है उसमें तो दोनों लोग मिल रहे हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास भी है और बीएचयू भी है। लेकिन जागरूकता की यदि हम बात करें तो जागरूकता के लिए यहाँ पर आईआईटी मद्रास ही अपना अभियान अलग से चलाएगा। इस बीच संगमम के प्रति तमिलनाडु के लोगों में
जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बार शिक्षा मंत्रालय ने जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्णय लिया। तो किसके द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? यहाँ पर देखिए, मद्रास तो चलाएगा, लेकिन चलाने का निर्णय किसने लिया था? शिक्षा मंत्रालय ने। फिलहाल इसका जिम्मा IIT मद्रास को सौंपा गया है, जो स्थानीय स्तर पर निजी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में इसे लेकर अभियान चलाएगा। यह अभियान 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। तो कब से ये अभियान शुरू होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि शिक्षा मंत्रालय ने इसका निर्णय लिया और जिम्मेदारी सौंपी है IIT मद्रास को, ना कि BHU को। उसके बाद से ये सब पेज हमारे काम के नहीं है, ये भी नहीं, ये सब भी छोड़ दीजिए। ये तो हमने देख ही लिया, सुरंग में फंसे, इतना ही काम का था यहाँ से। और थोड़ा बहुत आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं कि ये जो और भी चीज़ें चलाई गई थी और भी जगहों पर अभियान जहाँ पर लोग फंसे हुए थे। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एग्ज़ाम के उससे मतलब अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि और इससे संबंधित घटनाएं कहाँ कहाँ पर हुई थी। ऐसा नहीं है कि प्रथम बार ये केवल भारत में ही हो रहा है। फिर ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ये देखिए, अब ये आ गया हमारा, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन आपका, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दुबई में आयोजित होने वाले COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु स्वास्थ्य एजेंडे को प्रमुखता से रखने जा रहा है। इसका मकसद मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के गहराते खतरे को लेकर वैश्विक समुदाय को सचेत करना तथा सेहत की सुरक्षा के लिए जलवायु संकट को कम करने के प्रयासों पर जोर देना है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो COP28 है, ये COP28 हो कहाँ पर रहा है? तो दुबई में। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो काफ़ी सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर इसी बात को रखा गया है। दरअसल जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी खतरा प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रहता है। तो ये सब छोड़िए, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दुबई में इसका आयोजन होगा। उसके बाद से यहाँ से आप डाटा डाल सकते हैं मेंस में। ये पूरा आपका मेंस का है, ये आपका मेंस का है। और यहाँ पर ये जो ये कॉपी ये वाले हैं और ये जो चीज़ें हैं ये प्री में आपका पूछ लेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर डाटा भी बढ़िया से मिल रहा है कि कह रहा है कि पिछले 9 सालों में रिपोर्ट, पहले देखिए, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर द लेसेंट की सालाना रिपोर्ट बताती है। द लेसेंट की सालाना रिपोर्ट के नाम भी हमें वेरीफाई करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव यदि आपसे पूछता है तो आप यहाँ से सीधे बता सकते हैं कि द लेसेंट की सालाना रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 9 साल में गर्मी से 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की मौतों की संख्या में 85% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वार्षिक गर्मी से संबंधित मौतों में 5 गुना बढ़ोतरी होने की आशंका है। और इस चुनौती से निपटने के लिए आप जो भी समाधान वगैरह है अपना, वहाँ पर यदि क्वेश्चन में पूछता है तो सुझाव दे सकते हैं, कैसे बच सकते हैं या क्या प्रभाव डालता है। यही क्वेश्चन आपका बनेगा कि जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन पर या वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, इस चुनौतियों का समाधान सुझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप ये एक बढ़िया इंट्रो हो जाएगा आपका इंट्रो। यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंट्रो डाल करके, रिपोर्ट भी है आपके पास, डाटा भी है, यानी पूरा का पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है, हाँ ये रिपोर्ट बताती है कि इतने लोग प्रभावित हुए हैं। उसके बाद है कि वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि, वायु और जल प्रदूषण से बीमारियों का फैलाव होता है। अब बताइए क्या क्या होता है यहाँ पर।
वायु में अगर प्रदूषण है, बरसात वगैरह हो नहीं रही है, वायु में प्रदूषण है, तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होंगी। जल है तो इससे भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, पेट से संबंधित समस्याएं होंगी। त्वचा आपका यहाँ पर जो वायु में प्रदूषण है यदि, तो स्किन भी आपका प्रभावित होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं। फिर कह रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारियां या पानी से होने वाली बीमारी से डायरिया और हैजा का फैलना आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कारण भी बहुत शानदार तरीके से बताया है आपका, यानी यहाँ पर प्रॉपर एक आपका मेंस का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया है कि पानी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, हैज़ा होगा, डायरिया होगा। बदलते मौसम के कारण जानलेवा संक्रामक बीमारियाँ भी फैल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं से प्रवास और विस्थापन की प्रकृति भी बढ़ी है। तो ये भी एक चुनौती है कि प्रवासन विस्थापन की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजह से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में कठिनाई होती है। विश्व बैंक का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यह 2050 तक लगभग 21.60 करोड़ लोगों को विस्थापित कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट है, यहाँ पर भी जस्टिफाई हो जाएगा आपका आराम से। फिर है कि मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का खतरा सर्वविदित है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विस्तृत होने के साथ ही इससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ ही यह मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षरण करता है। इससे जीवन प्रत्याशा में कमी आती है। देखिए दूसरा ये चुनौती, पहली चुनौती तो ये आपकी हो गई, दूसरा ये हो गया। अतः एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए जलवायु परिवर्तन खतरे को कम करना अत्यावश्यक है। मतलब कुछ कुछ यहाँ से हिंट आपका निष्कर्ष का भी दे दिया। तो ये देखिए चुनौती बता दिया, प्रभाव बता दिया, समाधान आपको खुद ढूंढ लेना है, और यहाँ पर निष्कर्ष का भी थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया। इंट्रो तो आपका पूरा ही यहाँ पर तैयार कर दिया। तो ये प्रॉपर एक आपका मेंस का क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इस तरीके से यदि आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे ना तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पराली प्रबंधन की आवश्यकता। पराली भी आपको पता ही है कि वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो देखिए कह रहा है कि पराली प्रबंधन के हरियाणा सरकार के उपायों की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां राज्य के किसानों की पीठ थपथपाई है, वहीं पंजाब एवं दिल्ली की सरकारों की हरियाणा के पराली प्रबंधन के उपायों को अपनाने की सलाह दी है। ये आपका एक केस स्टडी है। हरियाणा ने क्या अपनाया ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली और पंजाब के लोगों को बोला जा रहा है, जो वहाँ की सरकारें हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप हरियाणा के पराली प्रबंधन को अपनाइए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक बात तो साफ हो गई कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ हरियाणा जिम्मेदार नहीं है। यह बात भी सही है। अकेले पराली के धुएं से वायु प्रदूषण नहीं फैलता, इसके फैलने के बहुत से कारण होते हैं। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि जो वायु प्रदूषण होता है वो केवल पराली दहन से ही फैलता है। अब देखिए उसमें गाड़ियाँ भी जिम्मेदार होंगी। तो क्या क्या जिम्मेदार होती हैं, यहाँ से भी आपका स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी के लिए। तो देखिए एक तो कह रहा है इसमें से कारण कौन कौन से हैं। तो एक है वाहन, निर्माण सामग्री, स्टोन क्रशर और धूल मिट्टी के उड़ते कण शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में जब भी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है तभी पंजाब और दिल्ली की सरकारें हरियाणा के किसानों को सवालों के घेरे में खड़ा कर आरोपी की झड़ी लगा देती हैं। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए हरियाणा के बजाय पंजाब सबसे अधिक जिम्मेदार है। यानी अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी दूसरे पर थोपना कि हमारे वजह से नहीं, इनकी वजह से हो रहा है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार का पूरा जोर उन्हें दंडित करने के बजाय जागरूक बनाने पर रहा। यानी जागरूकता फैलाई है इन्होंने। पहला, प्रदेश के किसानों ने सरकार के इस अनुरोध आग्रह को समझा तथा खेतों में पराली जलाने की अपनी वर्षों पुरानी आदत में काफ़ी हद तक बदलाव किया। हालांकि अभी पूरी तरह से खेतों में पराली जलनी बंद नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा जिस तरह पराली जलाने की घटनाओं में 39% कमी आई है वह काफ़ी सुखद संकेत देने वाली है। इसका मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जिस तरीके से चुनाव सर पे आता है ना, तो बहुत सारे वादे होते हैं और बार बार वादा होता है, तो उसी तरीके से आप किसी को जागरूक करने के लिए भी जी जान लगाइए ना।
अगर आप किसी चीज़ को लेकर के, और बहुत बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप लोग पराली मत जलाइए, ये खतरे हो सकते हैं, घर घर जा कर के बता रही है लोगों को, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तो समझेंगे, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग समझ जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये केस स्टडी है कि किस तरीके से वहाँ की सरकारों ने लोगों से जा कर के अपील की है, लोगों को इसके बारे में बताया है कि इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं और यहाँ पर आप बता भी सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ भी है। इनका जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है, क्योंकि वहाँ पर 39% की कमी देखी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए तैयार करने का काम ठीक उसी तरह किया जिस तरह भिवानी में झोली फैलाकर उन्होंने किसानों से बिजली के बिल भरने का अनुरोध किया था। इसका असर हुआ, राज्य में बिजली की चोरी रुकी, लोगों ने बिल भरने पर, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब हमें काम नहीं था। यहाँ से यही काम था कि हमें क्या करना चाहिए, यानी हरियाणा ने इस क्षेत्र में कौन से कदम उठाए हैं और क्या नतीजे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रहा है जो भी था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यानी सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। उसके बाद से नीचे आते थोड़ा सा, खेल का तो छोड़ दीजिएगा, इन सब से हमें काम नहीं है। लद्दाख के लोगों ने हिमाचल सीमा पर किया कब्जा, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि लद्दाख के लोगों ने किसके सीमा पर कब्जा किया है, तो हिमाचल प्रदेश के सीमा पर कब्जा किया है। उसका से फिर यहाँ पर है ब्रह्मांड में घूरती इविल आई। कह रहा है कि नासा के सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप हबल ने अंतरिक्ष में एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद की है जिसे इविल आई कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड के दूर कोने में कोई घूर रहा है। विज्ञानियों ने कहा है कि अंतरिक्ष से कोई भी ऐसे हमें गुस्से से नहीं घूर सकता है। दरअसल यह कोमा वेरेनिसेस नामक तारामंडल है जिसे बुरी नज़र कहा जाता है। इस तारामंडल पर उड़ते बादल और भी खौफनाक बन जाते हैं। तस्वीर को नासा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। तो अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कहा जाता है कि निम्नलिखित में से ईविल आई का संबंध किससे है, ईविल आई का संबंध किससे है, तो क्या है, ये एक तारामंडल है, तारामंडल है। इसे नासा ने हब्बल टेलीस्कोप से इसका जो इमेज है वो लिया है और इसे बुरी नज़र भी कहा जाता है। किसको, तो कोमा वेरेनिसेस नामक तारामंडल, यह है, इसी को बुरी नज़र भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके 3 फैक्ट इम्पॉर्टेंट थे, इनसे हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ छूट गया है, जैसे कि ये फ़लस्तीन को अरब यहूदियों के बीच बांटने के प्रस्ताव को यूएन ने मंजूरी दी। 1947 में आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फ़लस्तीन को अरब यहूदियों के बीच बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अरब देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद से ही इजराइल फ़लस्तीन के बीच तनाव जारी है और दोनों के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ पर यूएन ने इसको मंजूरी दिया था, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कि थॉमस एडिसन ने पहली बार फोनोग्राफ का प्रदर्शन किया। 1877 में आज ही थॉमस एडिसन ने पहली बार अमेरिका में फोनोग्राफ का प्रदर्शन किया था। तो यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो फोनोग्राफ है इसका प्रदर्शन किसके थ्रू किया गया था, तो थॉमस एडिसन के द्वारा। और ध्वनि को रिकॉर्ड ये है क्या, तो ये ध्वनि को रिकॉर्ड कर बजाने वाला पहला उपकरण था। फोनोग्राफ जो है वो ध्वनि को रिकॉर्ड करके बजाने वाला फर्स्ट उपकरण है और इसका प्रदर्शन जो किया गया था वो थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो समाज सुधारक ठक्कर बापा, इन्होंने किया था। बस इतना ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका पीसीएस का है, ये भी आपका यहाँ से पीसीएस का बन सकता है।
कुछ नहीं कह सकते, अब तो कोई भी चीज़ बन सकता है, कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वही चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेंस के हिसाब से पूरा। फिर ये पराली वाला भी आपने देखा, ये भी आपका मेंस ही है। ठीक है, और साथ ही ये केस स्टडी भी है। बाकी हमने ऊपर देख ही लिया। तो इस तरीके से आप ऐसे ही डेली नोट डाउन करते जाइए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।